बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अ, आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल की लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 थी और लेक्चर नंबर 2 उसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं और अक्सर आते भी हैं मेडिकल की एंट्री टेस्ट्स में और इंजीनियरिंग की एंट्री टेस्ट में और दूसरे जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अक्सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एमसीक्यूज उठाते हैं। सो आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आज की वीडियो की देखने के लिए ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की समझ आ चुकी हो। अगर किसी को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की समझ नहीं हो तो वो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं। हम उसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में देंगे, पहले उसको देख लो और उसके बाद आप इस वीडियो पे आए तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको लर्निंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़ पर। तो एमसीक्यूज़ पर जाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में फ़र्क है। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इसका मैग्नीट्यूड। सो लेट्स से वी हैव गिवन एन एग्जांपल दैट एस, और इसके ऊपर हमने एरो लगाई है। सो इसका मतलब ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एज इक्वल टू 100 मीटर आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की है, और कौन सी डायरेक्शन में? along x एक्सिस। यू नो दैट i रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। अगर हम यहाँ पर j लगाए तो उसका मतलब होगा along y एक्सिस, और अगर हम यहाँ पर k लगाए तो उसका मतलब होगा along z एक्सिस। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये i, j और k, और ये हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है। सो इस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर की है along x एक्सिस। सो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड में जस्ट हम उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसका हम मॉडुलस लेते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू 100 मीटर। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसमें नंबर और यूनिट होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और उसमें यूनिट वेक्टर भी होगी। सो आपने ये बात जहन में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज़ है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज़ है। जब हम मैक्सिमम केसेस में जब हम एमसीक्यूज़ करते हैं, सो हम डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे हम बात करते हैं। सो चलो इसकी हमें समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्या है। अच्छा, अब हम इसमें डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि वो केसेस कौन कौन से हैं, और हर एक केस पे हम एमसीक्यू करेंगे। सो हमारे साथ रहिए। अच्छा, केस नंबर 1 जब हम पढ़ते हैं, केस नंबर 1, केस 1, केस 1, केस 1 में हम वो केस लेते हैं जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता हो। मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कंपैरिजन करते हैं, सो उसमें केस नंबर 1 ये है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है। सो उस केस में डिस्प्लेसमेंट किस तरह क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगी, कौन सी ग्रेटर होगी और कौन सी स्मॉलर होगी। सो हमने एग्जांपल लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे गया हुआ है। सो इसकी along x एक्सिस सो इसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज इक्वल टू 10 मीटर आई। इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक स्ट्रेट पाथ पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और along x एक्सिस। सो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्योंकि और डिस्टेंस क्या होगी, अब कल हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 3 में कि एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। सो असल में ऑब्जेक्ट ए से बी तक आ गया है। सो डिस्टेंस जो कवर की है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर। सो एक्चुअल लेंथ 10 मीटर है। सो एक्चुअल लेंथ 10 मीटर मतलब इसका ये है कि डिस्टेंस 10 मीटर हो गई और डिस्प्लेसमेंट इसकी हो गई 10 मीटर along x एक्सिस। यहाँ पर अगर हम देखें,
अच्छा, और अब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? अब ऊपर देख, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर आई। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास हो जाएगी 10 मीटर। आपको पहले मैंने समझाया था क्या डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का क्या मतलब है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं है। अब देखो, डिस्टेंस भी 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर है। सो ये एक एमसीक्यू है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। याद रखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के भी इक्वल नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है, डिस्टेंस अलग चीज़ है। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, रिमेंबर दैट द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सो हमें पता चल गया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता हो, सो इन दैट केस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ये हो गया केस नंबर 1। इन दिस केस इस तरह भी अक्सर एमसीक्यू आता है कि द रेशो ऑफ एस ओवर एस, मतलब द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए, ये जब स्ट्रेट मोशन हो तो ये दोनों तो सेम है ना, एक भी 10 है 10 मीटर और दूसरी भी 10 मीटर ही है 10 मीटर। सो इससे आंसर आता है 1। सो जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता हूँ, सो इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज 1, ऑलवेज 1। ऑलवेज 1 किस किस में 1 है? जब जब 1 कब है? 1 तब है जब 1 तब है जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मोशन करता हो। अगर स्ट्रेट पाथ में मोशन नहीं करता हो तो उस केस में हमारे पास 1 नहीं आ सकते, 1 से कम या ज़्यादा उसको हम देखेंगे। लेकिन ये पता हमें चल गया कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता हो, सो उसकी डिस्प्लेसमेंट और उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और उसकी डिस्टेंस सेम होगी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में हम लेते हैं कर्व पाथ, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट मोशन करता हो लेकिन वो कर्व पाथ में मोशन करता हो। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक ऑब्जेक्ट है और वो इस रास्ते से पॉइंट बी तक पहुंच गया। सो एक्चुअली द बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन दिस ट्रैक और ऑन दिस पाथ। So the length of this path will be distance. Remember that I have explained in last lecture that what is distance. So the actual path is actually the distance. So actually the body moved from point A to point B on this curved track. So the length of this track will be distance. Let's say for example, it is 15 meter. Distance of the object covered from point A to point B on this curved path is 15 meter. Now what will be the displacement? So we have to draw a straight line. अब देखो, यहाँ पर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं इस तरह से, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास है लेट्स से 10 मीटर। लाजमी बात है, ये पाथ जो है ये एक्चुअल पाथ ये कर्व है, सो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसकी लंबाई कम होगी। सो इसको अगर हम देखें यहाँ पर, सो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है। डिस्टेंस जो है वो 15 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 मीटर। सो इन दिस केस हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हो गई ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So distance will be greater than magnitude of displacement when the body is moving along a curved path. बात खत्म। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गई, डिस्प्लेसमेंट कम हो गई। अब अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो ले लें, एक एमसीक्यू तो ये हो गई कि व्हेन एवर अ बॉडी इज मूविंग along a curved path, then in that case distance will be greater than the magnitude of displacement over। अब इसका हम रेशो लेते हैं, एक एमसीक्यू हो गया। इसके अब हम रेशो लेते हैं। रेशो इस तरह लेते हैं कि द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगी, ये ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 1 होगी और इक्वल टू 1 होगी। ये 3 केसेस हैं कि रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इस केस में 1 से ग्रेटर होगी, 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी। ये एमसीक्यू ऑफ एस के ऊपर आता है। चूँकि ये कर्व पाथ है,
सो कर्व पाथ में डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू बड़ी है डिस्प्लेसमेंट से। सो ऊपर जो वैल्यू है ये डिस्टेंस की है, नीचे जो वैल्यू है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। सो ऊपर जो वैल्यू है ये बड़ी है और नीचे जो वैल्यू है वो कम है। सो जब हम बड़ी को छोटी भी डिवाइड करते हैं सो उससे आंसर आता है ग्रेटर देन 1। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जब हम 15 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पर अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं 10 पे, तो इससे जो आंसर आता है वो 1 से ग्रेटर है। सो हेयर आवर आंसर विल बी ग्रेटर देन 1. So you can note it कि whenever a body is moving along a curved path, then in that case the ratio of the magnitude of distance to displacement is greater than 1. इससे प्रीवियस केस में हमने पढ़ा कि उसमें एग्जैक्ट 1 के बराबर था, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे की जो वैल्यूज़ थी वो दोनों इक्वल थी। सो ये हो गया केस 2। केस 1 में हमने पढ़ा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, उसकी वैल्यू 1 आएगी। इस केस में हमने पढ़ा कि जब एक ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे जा रहा हो, सो इन दिस केस डिस्टेंस बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, सो द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब अगर ऊपर हम ये लिखें द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पर रटे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड टू डिस्टेंस, सो दिस विल नॉट बी ग्रेटर देन 1, नाउ दिस विल बी लेस देन 1, पॉइंट टू बी नोटेड। क्योंकि आप ऊपर जो वैल्यू है वो 10 है और नीचे जो वैल्यू है वो 15 है, सो 10/15 इज ऑलवेज लेस देन 1, सो द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस विल बी लेस देन 1। ये बातें आप जहन में रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्लोज पाथ की क्वेश्चंस। क्लोज पाथ का मतलब क्या है? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, जब पहली पॉइंट और आखिरी पॉइंट कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर लेट्स से ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट ली, इस तरह सर्कुलर पाथ पे गया और यहाँ पर वापस आ गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कुलर पाथ हो, लेकिन जिस पॉइंट से भी आप गए हो और उस पॉइंट पे आप वापस आए, सो इसको हम कहते हैं क्लोज पाथ। क्लोज पाथ हम कैसे कहते हैं? जब आप किसी पॉइंट से चले जाते हैं और उस पॉइंट पे रिटर्न हो जाते हैं, सो इसको हम कहते हैं क्लोज पाथ। सो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगी? अब देखो, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, इस तरफ से आया एक ऑब्जेक्ट, इस ट्रैक के लॉन्ग आ गया इस तरह और यहाँ तक पहुँच गया पॉइंट ए तक। सो what is the displacement now? Remember that whenever a body comes back to its initial point, so the shortest path between two points, असल में वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे आ गए। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि आपके घर से आपके घर तक सबसे शॉर्ट पाथ कौन सी है, तो आप कहेंगे कि 0 है। सो पॉइंट ए से पॉइंट ए तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है? पॉइंट ए से पॉइंट ए तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी है? असल में डिस्प्लेसमेंट हम पॉइंट करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेट्स से दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। सो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है 2 पॉइंट्स के बीच। लेकिन यहाँ पर वो 2 पॉइंट्स जो है वो असल में एक पॉइंट पे आ गया, मतलब दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो गए। सो इन दिस केस अब हम ये कहेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट ए तक जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 0 होगी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हियर विल बी 0। क्यों 0 हो गई? कि एक पॉइंट से उस पॉइंट तक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो वो है जिस पे आप खड़े हैं। सो क्लोज पाथ में हमेशा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। अब डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस अब 0 नहीं होगी। डिस्टेंस क्यों 0 नहीं होगी? डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ ऑफ द कवर्ड वे है, मतलब जो पाथ आपने एक्चुअली कवर की है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। सो एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से आया, इस पाथ के अलॉन्ग और यहाँ तक पहुँच गया। सो एक्चुअली उसने जो ट्रेवलिंग की है वो 0 नहीं है। सो डिस्टेंस विल नॉट बी 0। सो इन दिस केस, केस नंबर 3, when a body is moving in a closed path, in that case the magnitude of displacement will be 0 and the distance will not be 0। मतलब डिस्टेंस 0 नहीं होगी और डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। डिस्टेंस क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि एक्चुअली इसने तो पाथ कवर्ड किया है ना। सो जब पाथ कवर्ड किया हो, सो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ है, सो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस 0 नहीं है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। सो इन केस ऑफ क्लोज्ड पाथ, whenever a body returns back to its initial position, then in that case the displacement will be 0, the magnitude of displacement will be 0, but the distance will not be 0, irrespective of the shape of
पाथ। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा सर्कुलर पाथ हो, ये ट्रायंगुलर भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और एनी इर्रेगुलर शेप भी हो सकती है। लेकिन जब भी आप अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाएं, सो उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी और डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी। सो यहाँ पर अगर हम अब रेशो की बात करें, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं the ratio of distance to the ratio of displacement magnitude to distance। सो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, और डिस्टेंस क्या है, वो ज़ीरो नहीं है, कोई वैल्यू है, ज़ीरो बाई एक्स, मतलब कोई वैल्यू है 2 3 4 5 और वट एवर, ज़ीरो बाई एनीथिंग इज ऑलवेज ज़ीरो। सो द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड to distance will be zero when the body is moving along a closed path। याद रखें यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन हम उल्टा लिखें, the ratio of distance to displacement, the ratio of distance to displacement, इस तरह the ratio of distance to displacement magnitude, so this will be S has some value that is 2 meter 5 meter और whatever, हमने उसको x का नाम दिया और divided by 0, so this will be infinity। So the ratio of distance to displacement magnitude is infinity when the body returns back or when a body is moving along a closed path। सो आज की थ्री जो पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए, इसका समरी ये है। अब तीनों पॉइंट्स का समरी ये है कि वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, सो ये इस केस में हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। इसकी अगर हम रेशो ले लें, सो ऊपर और नीचे की वैल्यू इक्वल है, सो उससे आंसर आएगा 1। अच्छा, वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ, सो इन दिस केस डिस्टेंस जो है ये ऊपर वाली पाथ की जो लंबाई है ये ज़्यादा होगी और नीचे वाली शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी कम होगी। सो इन दिस केस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो ले लें तो वो 1 से कम होगी। केस 3 जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्लोज पाथ की बात की। सो क्लोज पाथ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी और ये जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशो की बात करें तो हमारे पास ज़ीरो हुई आ जाएगी। इस तरह द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड टू डिस्टेंस इज ज़ीरो डिवाइडिंग बाय एनीथिंग एंड दैट इज़ ज़ीरो। सो ये हमारे पास तीनों केसेस हमने पढ़े डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। अब इसके ऊपर हम मज़ीद MCQs करते हैं। ऐसे अगर आप स्क्रीनशॉट देना चाहते हैं सो ले लें। हाँ, अच्छा देखो MCQ, इसके ऊपर MCQ इस तरह का स्टेटमेंट गिवन होगा कि एक ऑब्जेक्ट है और वो एक कंप्लीट राउंड कवर करता है। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक वापस आ गया, एक कंप्लीट राउंड कवर किया। आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है और अपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। रेडियस हमें गिवन है कि रेडियस हमारे पास है लेट्स से 2 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 2 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट है वो उसके ऊपर कंप्लीट राउंड ट्रिप पूरा करता है। सो आप डिस्टेंस फाइंड करें और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। सो डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ है, कल मैंने आपको बताया था कि जब सर्कुलर पाथ में हम ट्रेवलिंग करता हूँ, यहाँ से पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया और पॉइंट ए तक आ गया, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। और उसके लिए एक अपना फार्मूला है S इज इक्वल टू 2πr। इसके ऊपर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। ये हमारे पास फार्मूला है सर्कमफेरेंस का या लेंथ ऑफ द सर्कल का। यहाँ पर आप देखो S इज इक्वल टू 2π और r हमारे पास है 2 मीटर। सो इसका आंसर हमारे पास हो गया 4π मीटर। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। अब अपनी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। सो चूंकि क्लोज पाथ है सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही होगी। सो इस तरह MCQ जा सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सो हमने पढ़ा कि जब कंप्लीट राउंड हो सो उसमें जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2πr के बराबर होगी। r अगर आपको गिवन है 2 मीटर 3 मीटर तो आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, और डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आपने ज़ीरो लगानी है बगैर किसी वैल्यू के पुटिंग के। अब इसके ऊपर एक और MCQ हम करते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब हम MCQ नंबर 3 पे आते हैं।
MCQ नंबर 3 इस तरह है कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस जो है वो हमारे पास 2 मीटर है, सेम सर्कल है जिस पे हम MCQ कर रहे हैं। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1/4 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। 1/4 रिवोल्यूशन मतलब 1/4 पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब आपको पता है कि एक रिवोल्यूशन जो होता है 1 रिवोल्यूशन, उसमें 360 एंगल होता है, 360 डिग्री। तो ये यहाँ पर 1/4 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब ये यहाँ पे आएगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया। सो अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, ये अभी आपने फाइंड करना है। तो अब हम डिस्टेंस किस तरह फाइंड करें, सोचिए इसके ऊपर, करें आप वीडियो को पॉज करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि आप किस तरह डिस्टेंस फाइंड करते हैं और किस तरह डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने ए से स्टार्ट लिया और उसने क्वार्टर जो है वो रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब 1/4 पाथ ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। अभी आप डिस्टेंस फाइंड करें और अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। सो फाइंड करें और वीडियो को पॉज करके खुद प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपको सॉल्व करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखो, हम यहाँ पर हम डिस्टेंस किस तरह मालूम करेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट अब किस तरह मालूम करेंगे। देखा अब इसको, हमें पता है कि जो पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल, उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है, डिस्टेंस ऑफ होल सर्कल इज 2πr। जब हम हाफ सर्कल पे आ जाते हैं, मतलब यहाँ से हम यहाँ तक आ जाते हैं हाफ सर्कल पे, सो हाफ सर्कल पे मैंने प्रीवियस MCQ में आपको समझाया कि वो हमारे पास फिर 2πr आ जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास आ गया πr सिंपल। अब इसको भी हाफ कर दें, मतलब यहाँ तक। क्वार्टर का मतलब क्या है, पहले हमने हाफ किया, अब उस हाफ को हम हाफ करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक πr आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या, इसका क्या मतलब है, एस को भी हाफ करो। सो एस हमारे पास बराबर हो जाएगा πr डिवाइडिंग बाई 2। सो आर हमें लगाया हुआ है 2 मीटर। सो एस हमारे पास बराबर हो जाएगा पाई, और आर हमारे पास है 2 मीटर, और आर भी नीचे भी 2 मीटर है। सो एस हमारे पास सिंपल आ जाएगी पाई मीटर। इसका आंसर हो गया इसका डिस्टेंस। जब एक ऑब्जेक्ट क्वार्टर रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है या 1/4 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी पाई मीटर के। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये हमारे पास रेडियस है। अब आपने कौन सी जगह फाइंड करनी है, अब आपने ये स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गई, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट ये थी और लास्ट पॉइंट ये है। यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमारे पास ये आ जाएगी। सो अभी आपने इस पाथ की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये आप किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 मीटर है। यहाँ पर अगर ये लाइन हम खींचे आप, सो ये भी एक रेडियस ही है ना, सो ये भी हमारे पास 2 मीटर ही होगी। ये भी 2 मीटर है ये वाली, और ये हमने खींची, ये भी 2 मीटर है, क्योंकि रेडियस है और ऑल रेडियस आर इक्वल। सो अभी आपने ये जगह फाइंड करनी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की है। सो ये इसको अगर हम देखें ना, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आता है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में हम फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। सो एस स्क्वायर एस इक्वल टू बेस इज 2 स्क्वायर और परपेंडिकुलर इज आल्सो 2 स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगी 2 टू 4 और प्लस 4, और ये हमारे पास हो जाएगी 8। सो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अभी हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू √8। इस तरह हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं जब क्वार्टर सर्कल कवर किया हो। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो MCQ है इसको आप नोट कर लें। अच्छा, नोट किया। अब हम आते हैं MCQ नंबर 4 पे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सेम क्वेश्चन है, सेम सर्कल है। एक सर्कल है, उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास है 2 मीटर, वही 2 मीटर रेडियस है। ये पॉइंट ए है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो 3/4 ऑफ सर्कल कवर करता है। 3/4 का मतलब ये है कि अगर हम सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करें, सो 3 पार्ट जो है वो कवर हो चुके हैं। सो यहाँ से अब देखो बच्चों इसको आराम से,
यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, हमने यहाँ से आते 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 यहाँ तक पहुँच गए। ये हमारे पास हो गई हाफ सर्कल, मतलब 1/2 सर्कल हो गई। अब यहाँ से अच्छा यहाँ तक जो था हमने पिछले MCQ में पढ़ा, ये हमारे पास था 1/4 और 1/4 ये हो गई। सो टोटल कितनी हो गई? 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4, ये हमारे पास पर एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 1 और प्लस 1। सो ये हमारे पास हो गया 2/4 और 1/2। सो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हाफ रिवोल्यूशन हुआ। ये जो पार्ट है ये 1/4 है, ये 1/4 है, और यहाँ पर होगा 1/4 और यहाँ पर भी होगा 1/4। मतलब इस सारे सर्कल को हमने 1/4 1/4 1/4 में डिवाइड किया। 1/4 ये हुआ, 1/4 ये, 1/4 ये और 1/4 ये हो गया। सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसको अगर हम जमा करें तो ये पूरा सरकमफेरेंस मतलब वर्ग सरकमफेरेंस बन जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि इस ऑब्जेक्ट ने 3/4, मतलब अगर इस सर्कल को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट जो है वो कवर हो चुके हैं। अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो सिंपल MCQ है, ट्राई करें। क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल है, उसकी रेडियस 2 मीटर है, एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ट्रेवलिंग करता है और 3/4 सर्कल को कवर करता है। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। सो फाइंड करें, वीडियो को पास करें और MCQ को सॉल्व करें। अच्छा, अब आते हैं इसकी सोल्यूशन पे। देखो, अब हमें पता है कि जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल, उसमें हमारे पास पूरे सर्कल में हमारे पास S बराबर होता है 2πr के। S बराबर होता है 2πr के, और हाफ में हमारे पास बराबर होता है हाफ में, एक मिनट, पूरे सर्कल में हमारे पास बराबर होता है 2πr के, और हाफ में हमारे पास बराबर होगा, जब इसको हम हाफ करते हैं तो ये πr बन जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक πr बन गया। अब इस हाफ को हम हाफ करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा πr डिवाइडिंग बाई 2। सो ये जो पार्ट है ये वाली, ये हमारे पास हो गई πr बाई 2। यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गई πr बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गई πr डिवाइडिंग बाई 2। सो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया, यहाँ से आता हुआ यहाँ तक आ गया और यहाँ तक पहुँच गया। सो इसने कुल डिस्टेंस कितना कवर किया? कुल डिस्टेंस अगर इसको हम काउंट करें अभी, सो πr बाई 2, πr बाई 2 और πr बाई 2। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया S इज इक्वल टू πr बाई 2 प्लस πr बाई 2 और प्लस πr बाई 2। इसका हम 2 LCM ले लेते हैं और ये हमारे पास हो गया πr प्लस πr प्लस πr, ये हमारे पास हो गया 3πr बाई 2, 3πr बाई 2 ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट 3/4 आप सर्कल को कवर करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 3πr डिवाइडिंग बाई 2। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। डिस्टेंस शायद आपको, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट हम किस तरफ फाइंड करें? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? आप पहला जो पॉइंट था वो पॉइंट ए था, फाइनल जो पॉइंट था वो पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट बी। अभी आपने फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी? यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी? ये वाली होगी, यहाँ से यहाँ तक। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और हमने ये फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। तो ये हम किस तरफ फाइंड करेंगे? ये हमारे पास हो गया 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि ये रेडियस है, तो ये भी 2 मीटर ही होगी। सो अभी आप ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये हमने फाइंड करनी है। इस फिगर को अगर हम देखें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। सो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और इसको फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और जो पिछले MCQ में हमने किया कि एस हमारे पास बराबर हो जाएगा S² इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो S विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर द रूट
और ये हमारे पास हो जाएगा 8 √ ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गई। सो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड की और डिस्टेंस भी फाइंड की। सो हमने पूरे सर्कल के लिए भी पढ़ा, हाफ के लिए भी पढ़ा, 1/4 के लिए भी पढ़ा और 3/4 के लिए भी पढ़ा। सो ये हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ थी सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, वो हमने कवर किए। अच्छा, अब इसको हम समराइज़ करते हैं। अच्छा, अब इसका समरी ये हुआ, समरी ऑफ द रिवोल्यूशन समरी। जब कंप्लीट राउंड कवर होता था तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 थी और डिस्टेंस हमारे पास 2πr थी। उसके ऊपर हमने MCQ किया, आपने देखा, आपने नोट भी किया। दूसरे केस में हमने पढ़ा जब हाफ रिवोल्यूशन हो, सो हाफ रिवोल्यूशन में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 2r आ रही थी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो थी वो πr आ रही थी। इसके ऊपर भी आपने MCQ किया, आपने नोट किया और आपने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा 1/4 क्वार्टर रिवोल्यूशन। सो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको उसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया। उसके ऊपर आपने MCQ किया और आपने नोट किया, और डिस्टेंस जो थी हमारे पास वो πr/2 थी। 3/4 रिवोल्यूशन, उसके लिए भी जो डिस्प्लेसमेंट थी उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास 3πr/2 आ गई। सो ये हमारे पास सर्कल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फाइंड करने के मुख्तलिफ तरीके हो गए। अच्छा, आप नेक्स्ट केस पे चलते हैं, लास्ट केस में। अच्छा, ये एक केस है, इसको हम कहते हैं यू टर्न। यू टर्न केस है, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, उसने स्टार्ट लिया पॉइंट ए से, पॉइंट ए से गया आगे पॉइंट बी तक, और ये जो टोटल पाथ जो कवर की ये हमारे पास हो गई 20 मीटर। सो द एक्चुअल लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज़ 20 मीटर। सो ये एक्चुअल लेंथ भी हो गई और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, लेकिन द बॉडी टेक अ यू टर्न, इस तरह अपने रास्ते से वापस आया एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट ने 20, MCQ इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर डिस्टेंस कवर की स्ट्रेट पाथ पे, फिर यू टर्न लिया और वापस 6 मीटर आया। सो अभी आप डिस्टेंस फाइंड करें और अभी आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। सो आप करें इसको पास करें वीडियोस को और सॉल्व करें इसको। पास किया और सॉल्व किया, देखो अब इसको डिस्टेंस जो है वो हमारे पास एक्चुअल पाथ है। सो ये ऑब्जेक्ट असल में ए से बी तक गया है, 20 मीटर डिस्टेंस तय किए, कवर किए, और फिर वापस ही में 6 मीटर डिस्टेंस कवर किए। सो टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हमारे पास कितनी हो गई? 20 मीटर इस तरफ से हो गई और 6 मीटर वापस ही में कवर किया। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ जो है वो हमारे पास हो गई 26 मीटर। अभी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है। सो अब ये जो डिस्टेंस बची है ये कितनी है? ये हमारे पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। सो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारे पास 20 मीटर है, 6 मीटर पे ये टर्न बैक हुआ है, बाकी जो डिस्टेंस बची है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस वन इज द लास्ट पॉइंट। सो ये हमारे पास कितनी बच गई? हमारे पास बच गई 14 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगी 14 मीटर। सो ये हमारे पास एक यू टर्न का क्वेश्चन हो गया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, एक केस और बच जाता है, उसको हम करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। नोट करो, MCQ को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अच्छा, ये हमारे पास एक आखिरी केस है, और बहुत सारे केसेस हैं लेकिन सबको डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको जवाब देंगे। ये एक केस है, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उसने लेट्स से नॉर्थ की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो उसने नॉर्थ की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया कितना? 10 मीटर। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक ऑब्जेक्ट है और 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ और ड्यू नॉर्थ, इस तरह अक्सर MCQ आता है कि अ बॉडी मूव्स 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ और टुवर्ड्स नॉर्थ सेम थिंग है। तो यहाँ तक पहुँच गया 10 मीटर, देन टेक अ टर्न, देन टेक अ शार्प टर्न एंड मूव टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने टर्न लिया और 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड्स ईस्ट। MCQ का स्टेटमेंट क्या होगा?
A body covered 10 meter due north, then take a turn and move toward east and covered further distance of 5 meter. इस तरह. Now find distance and displacement. Now find distance and displacement. So distance कितनी हो गई? सोचो. सोच लिया, जवाब दिया. क्या जवाब आया? यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो गया 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो गया 5 मीटर. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ? यहाँ से यहाँ तक 10 और 5, सो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज 15 मीटर. सो डिस्टेंस इज 15 मीटर. नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? Displacement is the shortest path between first point and last point. So this is the first point and this is the last point, and you have to find this one. This is the displacement. Now again use what? Now again use Pythagoras theorem easily. This is the magnitude of displacement. सो फाइंड करो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए. अब हम यूज़ करेंगे Pythagoras theorem. सो Pythagoras theorem हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर. सिंपल ये फार्मूला यूज़ करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. चूँकि हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं, सो यहाँ पर हम स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर हम अंडर रूट लगाएंगे. सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर हमारे पास बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, और ये हमारे पास हो जाएगी बेस हमारे पास है 10 मीटर. सो ये हो गया 10 स्क्वायर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारे पास हो गई 5, सो 5 स्क्वायर, और अंडर द रूट ये हो गई हमारे पास 100 और प्लस 25 अंडर द रूट और 125 अंडर द रूट. ऐसे जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट. तो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर मेहनत करो, इसके ऊपर मज़ीद MCQ करो. कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी आइएगा, हमारे साथ रहिएगा. इंशाल्लाह हम आपको बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, आपको बहुत पैदा देंगे. आपकी कोऑपरेशन, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है. खुश रहो, आबाद रहो. और जो लेक्चर नंबर 3 और 2 है वो इस टॉपिक के लिए देखना लाजमी है. सो उसके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं. खुश रहो, आबाद रहो. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स.